बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर टू पर। ऑर्डर टू डिस्कस करता है फ्रेम ऑफ सूट यानी काज ऑफ एक्शन पर। यह ऑर्डर बहुत अहमियत का हाबिल है इस हवाले से कि इसमें किस सूट में काजेस को, जो काज ऑफ एक्शंस होती हैं, किन सूट्स में उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और किन सूट्स में हम उनको जो है वो ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए सेपरेट ट्रायल्स होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज हो, कोई काज ऑफ एक्शन मौजूद हो और हम क्या करें कि हम अपने सूट में उसको प्रे ना करें, उसके लिए अलहदा सूट किन हालात में दायर हो सकता है, कब दायर नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो क्लेम है जिसे हम सीख कर रहे हैं, क्या हम उस क्लेम में से कुछ क्लेम को ओमिट कर सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो क्या दोबारा से उसके ऊपर दावा हम दायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि वो चीज जो पहले से मौजूद थी और उस पर हमने दावा दायर नहीं किया, तो लेटर ऑन क्या उस काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर फर्दर सूट फाइल हो सकता है या नहीं। और इस हवाले से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो काज ऑफ एक्शन के हवाले से, तो किस मौका पर उसको वो एजिटेट करेगा, उसको वो जो है कोर्ट के सामने लाएगा और अपना एतराज उसके ऊपर लेगा। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ऑर्डर टू का रूल 1 हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रूल 1 है वो कहता है कि एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। अब वो ये कह रहा है कि जब भी आप कोई सूट फाइल करें तो उसे इस तरीके से फाइल करें, इस तरह अपने दावे को तैयार करें कि उसके मुतालिक जो कुछ आप मांग सकते हो, जो कुछ आप प्रे कर सकते हो, उसे आप इसके अंदर मुकम्मल कर लें और ऐसी कोई चीज ना छोड़ें जिसके हवाले से आपको दोबारा से कोई दावा दायर करना पड़े। अब अमूमन होता क्या है कि जब एक दावा दायर होता है तो उससे मुतालिक छोटे छोटे दीगर दावाजात जो है दायर हो जाते हैं और कहा जाता है कि दावे जो होते हैं वो अंडे और बच्चे देते हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर मजीद दावाजात बनते जाते हैं और वकीलों की फीस से भी बनती जाती हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि अब जो दावा दायर करें उसे इस शक्ल में दायर करें कि दावाजात आगे से आगे लिटिगेशन बढ़ने के चांसेस ना हो, बल्कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लेम कर लें। अब इसका रूल 2 ये है, बहुत अहम है, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। Every suit shall include the whole claim of a whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action। एक चीज आ गई, दूसरी है but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। अब कोर्ट्स की jurisdiction होती हैं जिन्हें हम पेक्यूनियरी jurisdiction कहते हैं, वो उसके माली मामला से मुतालिक होती हैं कि मसलन इतने लाख की हद तक जब मैटर आपका होगा तो उसे जो है वो सिविल जज फर्स्ट क्लास सुनेगा और इससे कम है तो सेकंड क्लास सुनेगा, और इस तरह जो है वो उनकी कोर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है उनके काम के हवाले से। अब वो कहते हैं कि जो भी सूट आप फाइल करें उसके अंदर मुकम्मल आपका जो क्लेम है वो होना चाहिए, लेकिन कह क्या रहे हैं कि जनाब क्या करें कि अगर आप चाहें तो आपको जो इख्तियार हासिल है कि आप अपने क्लेम में से कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर दें। क्यों रिलिंक्विश कर दें, क्यों तरक कर दें? वजह यह है कि अगर आप तरक करके किसी अपने दावे को, मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है और वो फर्स्ट क्लास सिविल जज के उसमें आ रही है इख्तियार समात में, और आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसे जो है वो नीचे लाना चाह रहा हूं किसी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्लेम को रिलिंक्विश कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस क्लेम को रिलिंक्विश करेंगे तो याद रखिए कि दोबारा से अगर आपको उस क्लेम को हासिल करने के लिए दावा दायर करना पड़े तो ऐसा सूट जो है वो बार होगा, बार्ड बाय लॉ। ऑर्डर 7 रूल 11 जो है उसके जो 4 कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशन यही है कि अगर कोई सूट बार्ड बाय लॉ हुआ तो वो मेंटेनेबल नहीं है बल्कि लाइबल टू बी रिजेक्टेड है, तो वहां पर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस शक्ल में जब आप उसको अपने क्लेम को रिलिंक्विश करेंगे तो आपका जो है सूट, वो जो नेक्स्ट सूट होगा उस क्लेम के मुतालिक जिसे आप रिलिंक्विश कर चुके होंगे वो उस पर बार होगी और वो फाइल आप नहीं कर सकेंगे। अब जनाब आगे कहते हैं कि अगर कोई जो रिलीफ है वो उसको आप जो है ओमिशन हो जाए आपसे, ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, यानी कई रिलीफ्स मौजूद थे लेकिन आपने ओमिट कर दिया एक को, आपने उसको छोड़ दिया, तो उसको भी बाद में आप फाइल जो है उसके लिए फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। तो जब दावा दायर किया जाए तो कोर्ट के जो ऑर्डर 2 का रूल 1 और 2 है वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप मांगना चाह रहे हैं वो एक दफा में मांग लें। मिसाल के तौर पर आप एक दावा दायर कर रहे हैं, उसमें आप बाद-ए-वज़ा आपका ख्याल ये है कि जब आप दावा जीत जाएंगे या दावा का डिसीजन हो जाएगा तो फिर आप मैसने प्रॉफिट्स जो हैं वो भी आप क्लेम कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी दावे के अंदर वो भी क्लेम करना पड़ेगा। और अगर जुरिस्डिक्शन को कम करने के लिए
आप क्या करते हैं कि आप अपने क्लेम में से किसी चीज को रिलिंक्विश कर सकते हैं, कर देते हैं, तो आप दोबारा से उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकेंगे, ये बार्ड है। और इसी तरह अगर आप ओमिशन करते हैं, बहुत सारे रिलीफ्स हैं, वन ऑफ देम को आप जो है वो छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो उसके लिए भी आप दोबारा दावा जो है वो दायर नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर ये हो गया कि अगर पार्टी सेम हो, ये रूल 3 है, पार्टी सेम हो और उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है उसका दावा हो, तो दोनों पार्टीज अगर सेम हो तो फिर जनाब इख्तियार हासिल है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड ए प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल काजेस ऑफ एक्शंस अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। जी क्या होगा कि सेम डिफेंडेंट है, सेम प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ क्या करेगा कि बहुत सारे जो दोनों पार्टीज के बीच में दावा जात हैं वो उनको जनाब क्या कर सकते हैं, उनकी काज ऑफ एक्शन को सेम कर सकते हैं, यानी उनको यूनाइट कर सकते हैं, वो तमाम दावाजात को एक जगह पर एक दावे की शक्ल में वो ला सकते हैं। वियर काजेस ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जी हाँ, तो अगर बहुत सारे दावाजात को इकट्ठा कर लिया गया काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर, तो होगा क्या कि उन तमाम दावाजात का जो एग्रीगेट होगा, जो कोर्ट फीस है या जो ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला है, वो जनाब डिपेंड करता है उन तमाम दावाजात के एग्रीगेट के ऊपर। ठीक है जी, अगर वो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे फर्स्ट क्लास सिविल जज जो है वो सुनेगा, तो फिर वो उसको सुनेगा। ठीक है, तो उनको एग्रीगेट करने के बाद उसको हमने देखना है कि उसकी जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो कहां पर है, तो उसके मुताबिक उसको जो है डिटरमिन किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी, सर्टेन को ज्वाइन किया जाएगा और लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि जनाब ये कह रहा है कि नो काज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंट विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट क्लेम्स फॉर मैसने प्रॉफिट्स एक्सेट्रा जो है उनको जनाब वो ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है ये मामलात होंगे और परमिशन ऑफ कोर्ट के बगैर नहीं है। ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इससे आगे जनाब हम चलते हैं कि क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। यहां पर यह डिस्कस किया गया है कि कोई ऐसा मामला बाप के खिलाफ जो है वो बेटे के खिलाफ नहीं हो सकता, बाप से मुतालिक, इसी तरह बेटे की बाबत जो है बाप के मुतालिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है जिसमें जनाब होता क्या है कि बाप जो है वो किसी हवाले से उस प्रॉपर्टी को मुंतकिल कर देता है बेटे के नाम, तो क्या होगा, फिर उन दोनों को इस हवाले से पार्टी बना लिया जाएगा। तो जनाब पावर टू कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, लेकिन इन सब के मौजूदगी में जब हम कहते हैं कि जनाब तमाम ट्रायल्स को, चूंकि उसमें फ्रीकेन सेम थे, मुद्दई सेम थे, मुतल्ले सेम थे, क्या किया गया कि तमाम को एक यकजा कर लिया गया। लेकिन कोर्ट ये समझती है कि उनको यकजा करने से इंसाफ का अमल मुतासिर हो रहा है और ताखीर हो रही है, तो कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि कोर्ट उनके सेपरेट ट्रायल जो है वो करवा सके। अब इसमें जो आखिरी चीज आ जाती है रूल 7, वो है ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर। जी, काज ऑफ एक्शंस, काजेस ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने के हवाले से या मिस ज्वाइन करने के हवाले से अगर किसी फरीक को कोई एतराज है, तो ये रूल कहता है कि उसे एज अर्ली एज पॉसिबल जो है उसे वो डिस्कस करेगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, और अगर लेटर स्टेज पर उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो उसको अलाउ इसमें नहीं किया जाएगा एज ए रूल। ठीक है जी, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल उसके रेड्रेसल के लिए उस पर ऑब्जेक्शन रेज की जानी चाहिए। इसके बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड जो है प्लीडिंग्स यानी ऑर्डर 3 को डिस्कस करेंगे।